अभी आपकी रीजनिंग कंप्लीट हुई है और अभी आपकी जीएस चलेगी। तो 1 मिनट का समय दो बस। फाउंडेशन कोर्स के बारे में आप सभी को पता ही है। कैसे होगी ये कट यहाँ से? क्लास के साथ सभी जुड़े रहो। अभी जस्ट चलने वाली है आपकी जीके की क्लास। ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी का अगला प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आया हूं। ज्योग्राफी हम लोग डेली पढ़ रहे हैं और कल की क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के सारे प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे। हर प्रकार के टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में बहने वाली नदियाँ, नदियों पर बांध परियोजनाएं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमारे रहेंगे। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। अभी जस्ट आपने रीजनिंग करी है और रीजनिंग के जो टॉपिक आपको हुआ वो सभी को समझ में आ गया होगा। अब जीएस के लिए आप लोग तैयार हो जाओ अच्छे से। ये जो बैच चल रहा है ये हमारा यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए चल रहा है। और टॉपिक वाइज इसलिए लेकर के आए हैं हम, ताकि टॉपिक वाइज आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, आपकी थ्योरी भी साथ के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है जी। ये मेरी इंस्टा आईडी है, जो फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। देखो, कमेंट करो जल्दी से, आंसर दो। सबसे पहला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात को हम लोग बोलते हैं जी अंग्रेजी में वाटरफॉल। और वाटरफॉल होते हैं जब कोई ऊंचाई से कोई पानी गिरता है, उसको हम वाटरफॉल बोलते हैं। एक दुनिया के उसमें, विश्व के उसमें मैंने आपको बताया था, विश्व में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात था वो कौन सा था? विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात था एंजेला जलप्रपात। एंजेला, एंजेला जलप्रपात। ठीक है। लेकिन यहां सवाल में पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो क्या वो सिमसा जलप्रपात है, या होगेनक्कल जलप्रपात है, या कोर्टासलम जलप्रपात है, या फिर जोंग जलप्रपात है? तो इसका जो सही जवाब होगा, पहले सवाल का सही जवाब है जी डी ऑप्शन। जोंग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। और किस राज्य में पड़ता है ये पड़ता है जी कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में कौन सी नदी पर पड़ता है? शरावती नदी पर पड़ता है। कर्नाटक में एक नदी बहती है, शरावती नदी, ध्यान रखना, शरावती नदी। और इसी जोंग प्रपात का नया नाम जो है वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। बताओ जी, क्लियर है सभी को? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, चलो अगले सवाल का जवाब दो। अगला सवाल देखो, जोंग जलप्रपात किस नदी पर है? बताओ, अभी बताया मैंने तुम्हें। बताओ, कमेंट करो सभी। जोंग जलप्रपात मैं आपकी चैट खोल लेता हूं तब तक। शुभम जाट क्रोम ना चला दियो ना भाई, ऐसा नहीं करेंगे। रजत कुमार, शुभम जाट, गोविंदा, आकृति चौहान, आशीष तोमर बरवाला, नीसू तोमर, आप सभी को नमस्ते। सभी की नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को जय सिया राम, सभी को राधे राधे। बताओ जी, जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जवाब जो है जोंग जलप्रपात, जिसको हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं,
महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में नया नाम पड़ा है इसका, महात्मा गांधी जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये है शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। ठीक है जी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की नदी है। नर्मदा, चंबल, इनके ऊपर भी सवाल मैंने बना रखे हैं, कौन कौन से बांध उस पर है। ठीक है, चंबल के लिए कल बांध बताए थे मैंने, तुम्हें याद करना सभी कौन कौन से थे वो। अगले सवाल पे आओ। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये वो सवाल है जो आपके पेपर में आ चुके हैं और आने की जिनकी संभावना है। कपिल धारा जलप्रपात। पॉलिटी आपकी खत्म हो चुकी है, सारे टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करा दिए हैं। फिजिकल जियोग्राफी खत्म हो चुकी है, फिजिकल जियोग्राफी, इसके भी हर टॉपिक के सवाल मैंने तुम्हें कराए। वर्ल्ड जियोग्राफी जो एक स्टैटिक जीके के तौर पर भी जानी जाती है, इसके सारे सवाल हो चुके हैं। इंडियन जियोग्राफी आपकी खत्म हो जाएगी कल, सारे सवाल हर टॉपिक के सवाल हो जाएंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद तब हम हिस्ट्री पे आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री के साथ ही जुड़ा हुआ है आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, यानी कि यहां आपकी स्टैटिक जीके होगी, आर्ट एंड कल्चर। क्लियर है बात? तो ये सारा काम 1 फरवरी तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे जीके जीएस में। इसके अलावा 1 फरवरी के बाद ध्यान रखना, 1 फरवरी से 18 फरवरी यानी कि 17 फरवरी तक आप लोगों को रिवीजन करना है, याद करना है। तो 1 फरवरी से मैं आप लोगों के लिए एक तो करंट अफेयर लेकर के आऊंगा, करंट अफेयर। 1 फरवरी से आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर के आऊंगा मैं, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। और 1 फरवरी से ही आप लोगों के लिए रैंडम प्रैक्टिस सेट आएंगे, यानी कि रिवीजन के लिए रैंडम प्रैक्टिस सेट। अभी क्या चल रहा है? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी आप टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस करते हो, फिर मैं क्लास में लेकर के आऊंगा रैंडम प्रैक्टिस सेट, यानी कि मिसलेनियस, यानी कि मिक्स क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। और इसी साथ 1 फरवरी से ही आपको हर सब्जेक्ट की मैराथन देनी भी शुरू कर देंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए पेपर के लिए अच्छे से। ठीक है जी, क्लियर है बात? इस मैराथन में यूपी जीके के क्वेश्चंस भी रहेंगे, यूपी जीके भी रहेगी। तो इस तरीके से आपका पेपर से पहले पहले सारा सिलेबस हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज जो मिलेगी उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। बेफिक्र रहो, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने टीचर्स पे विश्वास रखो, अपने माँ बाप पे विश्वास रखो, और ऊपर वाले पे विश्वास रखो जिसने तुम्हें शक्ति दी है पढ़ने की। तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा शरावती पर नदी नहीं है, कर्नाटक में पड़ती है शरावती नदी। तापी नदी पर नहीं है, तापी नदी नर्मदा के नीचे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे से बहती है, ये भ्रंश घाटी से अरब सागर में जाकर के गिरती है। नर्मदा नदी पर है कपिल धारा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, कपिल धारा जलप्रपात, सी ऑप्शन सही रहेगा। बहुत बढ़िया राठी जी, राम राम भाई। अगले सवाल पे आओ। देखो अगला सवाल, हुंड्रू जलप्रपात कहां निर्मित है, किस नदी पर बना हुआ है जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू। तो हुंड्रू जलप्रपात जो पड़ता है आपका, वो पड़ता है जी स्वर्ण रेखा नदी पर, ए ऑप्शन स्वर्ण रेखा। मेरे जवाब देने से पहले ही कमेंट कर दिया करो सवाल देखते ही, ठीक है? एक्टिव रहो थोड़ा सा, एक्टिव रहो थोड़ा सा, साथ के साथ कमेंट। जो बच्चे बिना कमेंट के पढ़ाई कर रहे हैं वो बिना कमेंट के कर सकते हैं पढ़ाई, और जो कमेंट के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो लाइव चैट पे मेरे जवाब देने से पहले जवाब दे दिया करो, ठीक है? तभी एक्टिव रहोगे तुम लोग। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल और झारखंड वाले रीजन पे पड़ती है, महानदी से ऊपर पड़ती है, ठीक है? चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यह सवाल मैं आप लोगों के लिए हर सेट में इसलिए लेकर के आता हूं ताकि एक ही सवाल से 4-5 चीजें हो जाए आपकी तैयार, और आपका थोड़ा सा दिमाग भी खुले कि मिलान वाले सवालों को कैसे किया जाता है। मिलान वाले सवालों के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि एक ऑप्शन पकड़ लो जिसको आप जानते हो, उसका सही आंसर पकड़ लो, और बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। देखो आपने पढ़ा जोंग जलप्रपात कहाँ है, शरावती नदी पर है। तो शरावती नदी यानी कि ए का 1 मिला है मुझे, ए का 1। अब इससे देखो कि इससे मैं कितने ऑप्शन काट सकता हूं। तो ए का 1 तो इसमें भी नहीं है, ए का 1 इसमें भी नहीं है, ए का 1 इसमें भी नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाता है। एक ही ऑप्शन से, एक ही जवाब से 3 ऑप्शन कट गए और आंसर तक पहुंच गया मैं। अब देखो शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात बी का बनता है कावेरी नदी पर।
शिव समुद्रम जलप्रपात याद करेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, ठीक है जी। अच्छा, सी धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात पड़ता है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर धुआंधार के साथ साथ कपिल धारा जलप्रपात भी है, कपिल धारा, कपिल धारा, ठीक है, कपिल धारा। और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर पड़ता है, डी का 4। क्लियर है बात? ध्यान से सुनेंगे तो आराम से याद हो जाएगी चीजें, इतना मुश्किल नहीं है। अगर याद भी नहीं होती, आपने ध्यान से सुन भी लिया, फोकस में दिमाग में एक बार शब्द को बैठा दिया, भले ही याद ना हुआ हो, जब वहां पेपर में जाओगे आपके सामने ऑप्शन होंगे तो देखते ही याद आ जाएगा। आगे आओ। भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो बहुउद्देशीय, वो भी पहली, पहली नदी घाटी। बहुउद्देशीय आप जानते हो, मल्टीपर्पज, जो बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। जैसे जो बांध होते हैं, बांध मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, वो इसलिए नहीं बनाए जाते कि नदी का पानी रोक ले, सिर्फ वो इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि एक तो सिंचाई करने के लिए वो काम आ जाए, जहाँ जिस क्षेत्र में सिंचाई होगी वहाँ से नहरें वगैरह निकाल करके, थोड़ा थोड़ा पानी निकाल करके हम सिंचाई कर सकते हैं, खेतों तक पानी पहुँचा सकते हैं। और दूसरा, बिजली बनाने के काम आता है, जैसे बांध को खोलोगे उसमें जो टरबाइन घूमती है, बिजली बनाने के काम आता है। इसके अलावा वहाँ मत्स्य पालन भी हो सकता है। ऐसे परियोजनाओं पे पर्यटन भी जा सकते हैं घूमने के लिए, वहाँ से भी थोड़ी बहुत आमदनी हो सकती है। इसके अलावा नेशनल पार्क के तौर पे भी बनाया जा सकता है उसको, उसमें जलीय जीव जंतु का संरक्षण किया जा सकता है ऐसे बांधों पे, ठीक है। और एक नया तरीका चला है, अब एक नया तरीका ये है कि हम पानी से तो ऊर्जा निकालते ही है, हम सोलर प्लेट भी लगा देते हैं, जैसे तैरता हुआ सोलर प्लांट हम लगा सकते हैं इन बांधों के ऊपर, जिससे हमें सूरज के माध्यम से भी बिजली बनेगी। तो एक ही जगह से दो काम हो गए। अब मान लो आप सोलर प्लांट को अगर जमीन पर लगाते हो तो वो जमीन घेरेगा, सोलर प्लांट अगर जमीन घेरेगा तो फसल कहाँ होगी, कृषि कहाँ होगी। तो फिर इसका तरीका ही निकाला गया कि क्यों ना, पानी तो पहले ही जमीन घेरे हुए है तो पानी के ऊपर ही लगा दो सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इनको हम बोलते हैं। और जो पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था वो कौन सी नदी पर था जी? उसको हम बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना। सी ऑप्शन सही रहेगा, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। बहुत बढ़िया। भारत का नक्शा, भारत का नक्शा दिखाया था मैंने तुम्हें। आगे देखो, उकाई परियोजना, उकाई परियोजना स्थित है कहां है उकाई परियोजना? सेवंत का जवाब जो रहेगा, क्या मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, या गुजरात में है तापी नदी पर, या गुजरात में साबरमती नदी पर, या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर? आपको पता है एक नदी दो राज्यों में भी होकर के बह सकती है, दो या दो से ज्यादा राज्यों में होकर के बहती है। तो तापी नदी मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, लेकिन जो उकाई परियोजना बनाई गई है वो है तो तापी नदी पर। ध्यान देना, उकाई परियोजना है तो तापी नदी पर, लेकिन गुजरात में, गुजरात में तापी नदी पर है उकाई परियोजना। ध्यान रहेगी बात, उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर है। और तापी नदी कहां गिरती है, कौन से सागर में? अरब सागर में। तापी नदी अरब सागर में गिरती है जी, अरब सागर में, अरब सागर में। बोलो क्लियर है बात? बी को लॉक कर दिया भाई, चाबी खोल भी दिया लॉक हमने। बहुत बढ़िया जवाब है तुम्हारा। आगे देखो, पेरियार जल विद्युत, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। अगर आपको पता है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है तो आप आंसर कर सकते हो। पेरियार जल विद्युत, जिल नहीं है ये, जल है, जल, जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार किस राज्य में बहती है? अक्षय, नीसू, आर्यन, बहुत अच्छे। बी, केरल राज्य में, केरल राज्य में बहती है पेरियार, ठीक है जी, केरल राज्य में। अब आगे आओ, देखो सरदार सरोवर, आराम से पहचान सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर लिखा हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? अब ये सरदार सरोवर जो है कहां बनाई गई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर बनाई गई है? गुजरात में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो उसी से अंदाजा लग जाएगा, सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर। सी ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लास समझ में आ रही है तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दे और शेयर भी कर दे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और चैनल को जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर ले भाई। आगे देखो, इडुक्की जल विद्युत परियोजना, कल की क्लास जिसने की होगी वो जवाब दे सकता है इडुक्की जल विद्युत परियोजना, क्योंकि कल की क्लास में इडुक्की के बारे में आया था। इडुक्की बांध कौन सी नदी पर है? इडुक्की बांध,
ए सबसे पहला जवाब आया नीसू तोमर, बहुत बढ़िया। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ है? केरल में, केरल में, ठीक है जी, इडुक्की केरल में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध है? कौन सा बांध है हिमाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटी नामचा बरवा। हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से एक नदी होकर के बहती है, सतलज नदी, और इन दोनों राज्यों के ही बॉर्डर पर कह सकते हो बांध है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि गुरुत्वाकर्षण में सबसे ऊंचा बांध है। अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी जानकारी ले लो। हमने आप लोगों के लिए एक जीएस फाउंडेशन बैच निकाला है। जीएस फाउंडेशन बैच में आपको बहुत ही गहराई से दोनों मैप को समझाया जाएगा, कहाँ स्ट्रेट है, किस तरीके से जो अभी देख रहे हो आप युद्ध वगैरह जो चल रहे हैं, जैसे मालदीव भी थोड़ा भारत से नाराज चल रहा है, इनके बीच में जो है खटास पैदा हो गई है, और दूसरे देशों में भी, अफ्रीका में, एशिया में या यूरोप में किस तरीके से राजनीतिक चलती है, वो जियो पॉलिटिक्स, वो सारी चीज़ आपको इस बैच में समझाई जाएगी, जीएस फाउंडेशन बैच में, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, मैप डिस्कशन पूरा डिटेल में रहेगा, मंथली करंट अफेयर्स रहेगी हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए मंथली करंट अफेयर्स रहेगी। ये भी सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर रहेगी, सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज का मतलब ये होता है कि एनवायरमेंट से संबंधित कौन सी करंट अफेयर, जैसे एनवायरमेंट में जीआई टैग बता देते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट में कौन कौन से संरक्षण चल रहे हैं, या सीओपी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, या कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उनका कौन सा संस्करण हो रहा है, ऐसे जियोग्राफी में, ऐसे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई करंट अफेयर, तो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर इस बैच में होगी, और सभी पेपर के पीवाईक्यूज डिस्कस होंगे। इसी के साथ साथ हमने एक बैच और है मैथ्स, जिसको भी पढ़ना है, मैथ्स और जीएस दोनों पढ़ने हैं, तो दोनों के लिए मैथ्स जीएस कॉम्बो फाउंडेशन बैच एडमिशन चालू है, ले सकते हो आप। अगले सवाल पे आओ। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, आपको पता है नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर, तो कौन कौन से राज्य इसमें लाभान्वित रहेंगे? देखो ऑप्शन देखो और जवाब दो। कैमरा तिरछा हो रहा है, कुछ स्क्रीन पर आ नहीं रहा है, इधर से नहीं आ रहा। चैनल चलने से पहले ये आप कोर्स बेचने लग गए सर, पहले चैनल को चलने दो। गौरव जय कुमार मेरे भाई, कोर्स बेच नहीं रहे हैं, कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल अभी चला है, लेकिन क्लासेस तो हम लोग बहुत सालों से ले रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों से लाभान्वित है? बताओ। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, तो गुजरात, और गुजरात की साइड में चले जाओ। अब देखो ऑप्शन काटो आप लोग इसमें से, पहले ऑप्शन काटो। ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश। अब देखो ध्यान से दो, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बीच में कितनी दूरी है? आंध्र प्रदेश पूर्व में पड़ता है, राजस्थान पश्चिम में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, यानी कि आंध्र प्रदेश तो गड़बड़ कर रहा है सवाल में, यहां भी आंध्र प्रदेश गड़बड़ कर रहा है, और कहां कर रहा है आंध्र प्रदेश गड़बड़? यहां गड़बड़ कर रहा है। बचा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले यूट्यूब पर तो मार्केट बनाओ भाई, आप लोगों का प्यार, सहयोग और सपोर्ट रहा तो यूट्यूब पर भी मार्केट बना लेंगे, आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। सरदार सरोवर परियोजना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखो, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है, बताओ। दामोदर नदी घाटी की बात हो रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल वाले रीजन की बात हो रही होगी, वहीं पड़ती है ये दामोदर नदी। दामोदर नदी सबसे पहली परियोजना भी रही है भारत की, दामोदर नदी घाटी परियोजना। लाभान्वित राज्य कौन कौन से होंगे? अब पश्चिम बंगाल के साथ बिहार भी है, बिहार और उड़ीसा, इन दो में तो नहीं है, पश्चिम बंगाल जरूर होगा। अब तीन ऑप्शन में फंसते हो, क्या पश्चिम बंगाल और बिहार, क्या पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, क्या पश्चिम बंगाल और झारखंड? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना लाभान्वित करती है पश्चिम बंगाल और झारखंड को, डी ऑप्शन सही रहेगा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को। पश्चिम बंगाल और बिहार ये ऊपर हो गया स्टेट, तो ऊपर की तरफ तो इस पे तो उठाव भाग है, पश्चिम बंगाल ढलान वाले भाग पे है, तो पानी उठे हुए भाग की तरफ तो नहीं जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा, तो इसलिए बिहार नहीं हो सकता। उड़ीसा थोड़ा दूर पड़ जाता है, झारखंड से नीचे है, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल पे आओ। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं? हीराकुंड हीराकुंड कौन सी नदी पर है? हीराकुंड महानदी पर,
महानदी पर है, तो महानदी पर है तो किसको नियंत्रित करेगा? महानदी को नियंत्रित करेगा। बी ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। बहुत बढ़िया। रजत कुमार, आकृति, गोविंद, अक्षय, निशु, सोनू, आशीष, विशाल पवार, बहुत अच्छे। नेक्स्ट सवाल आगे देखो। उत्तर प्रदेश में, अब यूपी का आ रहा है तो यूपी का इंपॉर्टेंट बन जाता है, यूपी जीके के हिसाब से भी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। अब रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बताओ किस जिले में पड़ती है? पहले तो ये बताओ, रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सा जिला? झांसी या ललितपुर, दोनों ही पड़ते हैं। तो ये परियोजना है ललितपुर, और ललितपुर से कौन सी नदी होकर के बहती है? ललितपुर जिले से बेतवा नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन सही रहेगा भाई, बेतवा नदी। बहुत बढ़िया, बेतवा नदी। ठीक है, चंबल नदी के भी बताए थे मैंने तुम्हें बांध, रिवाइज करना इनको। ठीक है, आगे बढ़ो। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, अब बात आ गई है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु की बात आती है। अब भारत की जलवायु और मौसम में अंतर यह होता है कि मौसम का तो मतलब यह है कि कुछ समय बाद बदल जाना। जैसे गर्मी का मौसम 3-4 महीने रहेगा, बदल जाएगा, फिर बरसात का मौसम आएगा, फिर 2-3 महीने रहेगा, फिर सर्दी का मौसम आएगा, 3-4 महीने रहेगा, फिर बदल जाएगा। लेकिन ये मौसम वाली प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती आ रही है। ऐसे ही हर पिछले 5-6 हज़ार सालों से यही प्रक्रिया है कि गर्मी सर्दी बरसात, गर्मी सर्दी बरसात, यही रहती है। उसको हम बोलते हैं जलवायु, क्लाइमेट। और हमारे यहाँ की जो जलवायु है, चूंकि हम विषुवत रेखा से थोड़े से ऊपर है, अगर विषुवत रेखा के करीब होते तो बोलते हम विषुवतीय जलवायु बोलते हम। लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर एक कर्क रेखा पड़ती है जो भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है, और इसी कर्क रेखा के आधार पर हमने इसकी जलवायु डिसाइड की है, और इसकी जलवायु है उष्ण कटिबंधीय। सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय यानी कि एक मॉडरेट सा टेम्परेचर यहाँ पे रहता है जलवायु में। तो कौन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? क्या हवाओं का मौसमी परिवर्तन? क्या वर्ष भर लगातार वर्षा? क्या हर साल पूरे साल वर्षा रहती है हमारे भारत में? ना। पवनों की दिशा में परिवर्तन, या फिर ग्रीष्म और शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना? क्या इसकी वजह से? ये भी नहीं है, ग्रीष्म और शीतकालीन। बताओ, हवाओं का मौसमी परिवर्तन या पवनों की दिशा में परिवर्तन? अब देखो, ये और ये सेम ही बात है। ग्रीष्म और शीतकालीन में अगर पवन प्रभावी हो रही तो इसका मतलब मौसम परिवर्तन हो रहा, और जब ये ऑप्शन नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे ताप और दाब की वजह से। आपको मैंने बताया था जो हवाएं चलती है कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और हमारी जो भारत की भूमि है, हमारी भारत भूमि है, विषुवत रेखा पर क्या रहता है? विषुवत रेखा पर ताप ज्यादा रहता है, ज्यादा ताप। जब ताप ज्यादा रहेगा तो यहाँ दाब कैसा रहेगा? दाब कम रहेगा, कम दाब। ठीक है, दाब कम। और यहाँ पड़ता है हॉर्स लैटिट्यूड, जहां से चलती है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने विषुवत रेखा की ओर आएगी। और ये जो 0 डिग्री है, ये जो है गर्मियों के टाइम पे जून जुलाई में ये थोड़ी सी खिसक जाती है, ये 5 से 10 डिग्री खिसक जाती है। कितनी? 5 से 10 डिग्री ऊपर की ओर, उत्तर या दक्षिण में खिसक जाती है। ठीक है, अब उत्तर की ओर अगर ये खिसकेगी, हमारा भारत कहाँ पड़ रहा? भारत का निम्नतम बिंदु क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट, और मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट। और ये कितनी खिसकी? ये खिसकी 10 डिग्री तक। जो विषुवत रेखा है वो 10 डिग्री तक चली गई। ठीक है, विषुवत रेखा तो वहीं रहती है, लेकिन वहां का जो तापमान है, विषुवत रेखा वाला तापमान, वो 10 डिग्री तक चला गया। अब यहां हाई प्रेशर था, लो प्रेशर चला गया 10 डिग्री तक, तो ये ट्रेड विंड्स क्या करेगी? ये ट्रेड विंड्स भारत की ओर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, भारत की ओर। और जब ये भारत की ओर आएगी तो नीचे जो हिंद महासागर है वहां से नमी को उठाएगी, और नमी को उठाएगी तो उसको भी अपने साथ में भारत में लेकर के आएगी, और इसी की वजह से भारत में आएंगे मानसून। मानसून आएगा भारत में, ये भारत में बारिश करेगा। इसका सी जवाब सही होगा। ठीक है, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ये मानसून भारत में बारिश करेगा। तो कहीं उच्च दाब होंगे, कहीं निम्न दाब होगा, कहीं आर्द्रता ज्यादा होगी, कहीं आर्द्रता कम होगी। तो समय समय पर क्या होता है? पवन की दिशा बदल जाती है, कभी पछुआ कभी पूर्वा, है ना, इस तरीके से पवनें चलती है। आगे देखो, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? स्टैटिक जी के बन जाता है सवाल। भारतीय मानसून,
का वर्णन सबसे पहले किस? सुनामी जानते हो? सुनामी, ये सुनामी एक जापानी शब्द है, जापानी, ये एक जापानी शब्द है, ठीक है। फिर जापान ने जब इस पे इतने, क्योंकि वहीं ज़्यादा सुनामी आती है। सुनामी क्यों आती है? भूकंप की वजह से। अब पृथ्वी हिली तो लहरें ऊंची ऊंची उठ गई, सुनामी ज़्यादा आती थी। उसने, जापान ने इतना न्यूज़पेपर में इसको लिखा कि सब लोग फिर इसको सुनामी ही बोलने लग गए। तो हम अब इसको सुनामी के नाम से ही जानते हैं। ये टी सुनामी ऐसा लिखा जाता है, ये एक जापानी शब्द है। लेकिन जो मानसून है, मानसून एक अरबी शब्द है। और ये किस विद्वान द्वारा बताया गया था? किसने बताया था? भारतीय मानसून अल मसूदी। बी ऑप्शन सही रहेगा, अल मसूदी। जिसने बी दिया है उसका सही जवाब है अल मसूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? कौन नहीं करता भारतीय मानसून को प्रभावित? बताओ, अल नीनो या जेट स्ट्रीम, इसको छोटे बच्चे की धारा या क्रिसमस के बच्चे की धारा भी बोल देते हैं, क्या तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम? ऑप्शन को काटो, जल्दी बताओ। नीसू तोमर का सबसे पहले जवाब आया है। आकृति चौहान, अक्षय तोमर। अक्षय तोमर डी बता रहे हैं, अक्षय सी बता रहे हैं। डी, देखो बिल्कुल, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो जवाब दे सकते हैं। अल नीनो एक समुद्र की एक प्रकार की धारा है, समुद्र में चलने वाली एक छोटे बच्चे की धारा है। जेट स्ट्रीम समुद्र में चलने वाली धारा नहीं है, समुद्र के ऊपर चलने वाली एक हवा की धारा ही होती है ये अल नीनो। जेट स्ट्रीम क्या होती है? ये ऊपर लगभग 20 से 30 अक्षांश ऊपर, 30 किलोमीटर के ऊपर क्षोभ मंडल में ही, वहां पे क्या होता है, हवा इस तरीके से चलती है, हवा कि उसका जेट की तरह, यानी कि उसमें इतनी शक्ति होती है जैसे जेट के पीछे से हवा निकल रही हो, जेट स्ट्रीम, इसलिए उसका नाम जेट स्ट्रीम है। तिब्बत का पठार प्रभावित नहीं करता, लेकिन ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म समुद्री धारा है जो हिंद महासागर में नहीं बहती, ये दूसरी जगह बहती है, गर्म जल धारा है ये समुद्र की। तो जब ये हिंद महासागर में बहती नहीं है तो भारतीय मानसून को प्रभावित क्यों करेगी ये? तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, हमारे यहाँ जो मानसून आता है भारत में, जो ट्रेड विंड्स, जो व्यापारिक पवनें थी जो मानसून लेकर के आई, वो भारत की ओर जैसे ही बढ़ी तो भारत यहाँ से देखो कैसा है, वी के शेप का है, वी के शेप का, और यहाँ पठार भी है, पहाड़ भी है, ठीक है, पहाड़ भी है, पहाड़ तो हवा को रोकते ही है। तो ये जो मानसून आएगा इनकी वजह से रुक जाएगा, ये फिर दो शाखाओं में बटेगा, एक तो ये अरब सागर वाली शाखा और एक ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है, इन दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। तो इधर भी पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट से ऊंचाई पर है, तो यहाँ तो इसकी पहाड़ों से टकरा करके इस मानसून की बारिश हो जाएगी, लेकिन इस रीजन में जो पड़ रहा वहां बारिश नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, यहां बारिश नहीं होगी। और यहाँ राज्य कौन सा है? यहाँ राज्य है जी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में बारिश नहीं होती दक्षिण पश्चिम मानसून की। फिर कौन सी बारिश होती है तमिलनाडु में? अगर तमिलनाडु में बारिश नहीं होगी तो फिर कौन सी बारिश होगी? तो तमिलनाडु में बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून की, ऐसे इसको हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में बारिश करता है, लौटता हुआ मानसून। बताओ जी, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। ये बच्चे डेली रेगुलर रहते हैं, डेली 2 घंटे क्लास देखते हैं, और जो जितनी मेहनत करता है भगवान जी उसका हिसाब भी रखते हैं और उसके हिसाब से फिर वो फल भी देते हैं। आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का है, मेहनत करने का है, फल की चिंता करने का नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे उसके अनुसार फल देने का काम ऊपर वाले का है। क्या पता उसने कितना अच्छा सोच रखा है आप लोगों के लिए। तो इसलिए विश्वास रखना है अपने ऊपर भी और ईश्वर के ऊपर भी। भारत के कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट वही है, कौन सा? तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला कोरोमंडल तट। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है सर्वाधिक वर्षा इसमें? कोरोमंडल तट पे लौटता हुआ मानसून करता है। किस महीने में लौटेगा मानसून? किस महीने में लौटेगा मानसून? मानसून लौटेगा जी, पोल क्यों लगा रहे हो तुम इसमें? रजत कुमार पूछ रहे हैं गुरुजी, 1-2 क्वेश्चन यूपी में भी
आ जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल आएंगे भाई, एक दो क्वेश्चन नहीं, सारे ही आएंगे। हर सब्जेक्ट में से कम 38 सवाल आ रहे हैं आपके। 38 सवाल कहाँ से बनाएगा वो? 38 सवाल चार पाँच सवाल हर सब्जेक्ट से आएंगे। 4-5 सवाल पॉलिटी से आएंगे, 4-5 सवाल जियोग्राफी से आएंगे, 4-5 सवाल जो है इकोनॉमिक्स से आएंगे, 4-5 सवाल हिस्ट्री से आएंगे, हिस्ट्री से ज़्यादा आएंगे, हिस्ट्री से 7-8 सवाल आएंगे। ठीक, फिर करंट अफेयर से आएंगे 4-5 सवाल। ऐसे 4-5 सवाल आपके हर सब्जेक्ट से लेगा वो, 4-5 सवाल आपके साइंस से भी आएंगे। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट से आएंगे। लेकिन इन 4-5 सवालों के लिए ये तो नहीं ना कि सिर्फ 4 ही 5 सवाल पढ़ोगे सब्जेक्ट से। एक सब्जेक्ट से कम 400-500 सवाल पढ़ने पड़ेंगे, तब जा करके समझ में आएगा कि हाँ 4-5 सवाल हो गए। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। कोरोमंडल तट, यहां बारिश होती है अक्टूबर नवंबर, डी ऑप्शन, अक्टूबर नवंबर में। एसएससी जीडी में यूपी जीके को छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा। आगे देखो, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बताओ। सबसे ज्यादा बारिश, तराई क्षेत्र भी बोल देते हैं इनको। और जहां ज्यादा बारिश होगी वहां पे वन मिलेंगे, सदाबहार वन। सदाबहार, सदाबहार जो हमेशा बाहर में रहते हैं, सदा के लिए बाहर, हमेशा खुश मिजाज, सदाबहार वन। ठीक है, जिनके पत्ते कभी नहीं गिरते। और सदाबहार वन में भी 2 प्रकार के होते हैं, शुष्क और आर्द्र। ऐसे कटिबंधीय वन होते हैं, वे भी शुष्क और आर्द्र में होते हैं। तो सदाबहार वन भी मिलते हैं इन क्षेत्रों में। सबसे ज्यादा बारिश तो भाई पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, यहाँ सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। और मेघालय के मासिनराम में, मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश मासिनराम में। ठीक है, क्यों होती है मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश? क्योंकि लौटता हुआ मानसून भी बारिश करता है। लौटता हुआ मानसून भी बारिश करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून भी बारिश करता है। और जब ये दोनों ही मानसून आते हैं तो यहाँ की जो पहाड़ी है, मेघालय में पहाड़ी है गारो खासी जयंतिया, उनका जो आकार है वो थोड़ा सा कीप के जैसा है। कीप देखी, कीप, कीप इस प्रकार से होती है, इस प्रकार का आकार है उन पहाड़ों का, कीप के जैसा। तो इन पहाड़ों के बीच में हवा फंस जाए ऐसे, वो सारी नमी यहीं लौटा दे। ठीक है, ऐसे घूम घूम कर तब जाती है, वो सारी नमी यहीं लौटा दे। इसलिए मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। और सबसे कम पड़ती है जी लेह, लेह में सबसे कम बारिश पड़ती है, लेह लद्दाख, सबसे कम बारिश। बताओ, क्लियर है बात? आगे देखो, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? शीतकालीन मतलब सर्दियों में बारिश हो रही है। आप जानते हो भारत के उत्तर पश्चिम, हाँ, भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में सर्दियों में भी बारिश होती है, सर्दियों में। और ये सर्दियों में जो बारिश है, सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों के लिए काम आती है। और सर्दियों में फसल बोई जाती है रबी की फसल, उनके लिए काम आती है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी बारिश होती है। इसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार की हवा ही है। ये हवा उठती है भूमध्य सागर से। कहाँ से उठती है जी? भूमध्य सागर से। जानते हो भूमध्य सागर? वर्ल्ड मैप में दिखाया था मैंने तुम्हें भूमध्य सागर। वहाँ इन सर्दियों के टाइम पे थोड़े से तूफान टाइप की हवाएं चलने लगती है और वो तूफान भारत की ओर आती है, भारत की ओर। तो भूमध्य सागर से ये हवाएं उठती है, पश्चिमी विक्षोभ से नमी उठाती है, भारत की ओर आती है, भारत में बारिश करती है। ठीक है जी। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ में कुछ बताने वाला था, भूल गया यहाँ पे। चलो आगे बढ़ो। तो यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच जा रही। कितने राज्यों से जावे कर्क रेखा? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से जाती है। अगर इसकी जगह पर विषुवत रेखा हो जाती, विषुवत रेखा मतलब भारत नीचे हो जाता थोड़ा सा, जैसे दक्षिण अफ्रीका, जैसे अफ्रीका वाला महाद्वीप है,
तो क्या फर्क पड़ता? अब विषुवत रेखा पर क्या फर्क पड़ता बताओ? कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। तो क्या होगा देखो, देखो बी ऑप्शन इसका सही है, जिसने बी दिया है उसका सवाल सही है, बी ऑप्शन सही है। अधिक ताप, भाई विषुवत रेखा के पास आए तो तापमान तो अधिक होगा, जाहिर सी बात है। और अधिक वर्षा, कुछ बच्चे यहाँ कम वर्षा में कंफ्यूज हो गए, ध्यान से समझो। जहाँ तापमान अधिक होता है, अगर ये धरती पे होता तो शायद कम वर्षा हो जाती, लेकिन विषुवत रेखा पे समुद्र भी है, तो अधिक तापमान होने की वजह से समुद्र का पानी भाप बन के उड़े, भाप बन के, और जब भाप बन के वो ऊपर जा तो ऊपर ठंडा हो जा, वो फिर बारिश कर दे, तो विषुवत रेखा पर ज़्यादा बारिश होती है। तो अधिक तापमान और अधिक बारिश, बी ऑप्शन सही रहेगा, बी। अगला सवाल, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि why it is called subtropical region? Because the Tropic of Cancer passes through the middle of India. Or B option is the subtropical, because the Indians come from subtropical region. हिंदी में देख लो, जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्ण कटिबंधीय भाग में है, या देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। तो क्या कारण है कि इसको उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं? क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसलिए बोल देते हैं? नहीं। भारत के निवासी उष्ण कटिबंधीय से आए हैं? नहीं। जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्ण कटिबंधीय भाग में ना, देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा भाई। डी 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 डी, 3 बार डी मिला दोगे तो दीदी बन जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, दोनों को मिला दोगे तो बीडी बन जाएगा, बीडी। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा क्यों होती है बताओ? उत्तर पश्चिमी भाग में कहाँ बारिश हो रही है? सर्दियों में बारिश हो रही है। क्यों हो रही है? किसकी वजह से हो रही है? क्या लौटता हुआ मानसून? लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में करेगा बारिश, तमिलनाडु में। ये झंझावत जानते हो? झंझावत, बारिश होते के वक्त इतनी तेज बारिश चलना कि पत्तियां झंझावन करने लगे, उसको हम झंझावत बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से ये समुद्र में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ से, सी ऑप्शन सही रहेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। पश्चिमी विक्षोभ से आते हैं सर्दियों में बारिश, उत्तर पश्चिम में। क्लियर है? क्लियर है सभी को? 25वें सवाल पे आ गए, 25वें सवाल पे। बोर तो नहीं हो रहा ना कोई? हाँ, मेरे जवाब देने के बाद सी को लॉक कर दूं अब मैं। अब करवाओ लॉक, वन नीति आ गई। अब अगला टॉपिक शुरू हो गया है। देखो, राष्ट्रीय वन नीति, वनों को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि वन ही पारिस्थिति को बनाए रखते हैं। वनों में ही दूसरे पारिस्थिति को बनाए रखने वाले जानवर, वन्य जीव वगैरह होते हैं। तो वनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वन नहीं तो हम नहीं, ठीक है? और हम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। सोचो, अगर धरती से इंसान खत्म हो जाए तो क्या होगा? स्वर्ग बन जाएगा ये जानवरों के लिए, स्वर्ग बन जाएगा, है ना? क्योंकि जानवरों को टेंशन ही नहीं होती कि मुझे कमाने जाना है, मुझे उस चीज़ के लिए जाना है, रोटी बनाने के लिए जाना है। जानवरों को जो है बेखौफ, बिना इंसानों के बेखौफ घूमेंगे, वनस्पति उनके लिए उगी जाएगी, ताज़ा ताज़ा घास मिले करेगा सुबह को उठते ही, है ना? जिंदगी मस्त जिएंगे अगर इंसान नहीं होंगे तो। और हम लोग उनका जो है शोषण करते हैं बेचारों का, उनसे ही काम करवाएंगे, उन्हीं को तड़पाएंगे। 25 को लॉक कर दो, 25 का लॉक लगा दो। अच्छा, क्या लॉक लगाना है बताओ? हाँ, वन नीति के अनुसार देखो, देश में कम से कम 33% वन होने चाहिए देश में, तब जाकर के जो हमारी पॉलिसी है ना, जीरो कार्बन पॉलिसी, जिसको हमने बताया कि 2070 तक हम अपने कार्बन को जीरो कर देंगे,
जीरो कार्बन पॉलिसी की, उसको अचीव तभी कर पाएंगे जब हमारे देश में 33% वन हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे देश में 33% वन नहीं है। कितना वन है? लगभग 20-21% है, 21% के करीब वन है। ठीक है जी, 21%। कुछ वृक्ष भी अगर इसमें मिला दूं मैं, वृक्ष और वन दोनों को मिला दूं तो 24 पॉइंट कुछ परसेंट है, 24% के करीब है। हमें कहाँ तक जाना है? 33% तक जाना है, ताकि जीरो कार्बन। जीरो कार्बन का मतलब ये है कि अगर हमने कोई चीज़ ऐसी जलाई, कोई ऐसा प्रदूषण करा जिससे कार्बन निकलता हो, तो वो कार्बन पेड़ों के द्वारा सोख भी लिया जाए। जीरो कार्बन का मतलब ये नहीं होता कि कार्बन निकलेगा ही नहीं, कार्बन निकलता है, लेकिन वो जितना निकला उतना ही सोख भी लिया। तो हमें जीरो कार्बन पे बात चलने, यानी कि प्रदूषण नहीं होगा, एक ताजी ताजी हवा मिला करेगी फिर। और इसमें कौन है जीरो कार्बन में? कौन सा देश है? भूटान। भूटान ने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, वहां पे उसकी भौगोलिक स्थिति से 33% से ज्यादा वन है। ज्यादा वन है। अमेजन का वन का परसेंटेज कितना है भाई? मैंने चेक नहीं किया, ध्यान नहीं है मुझे अभी अमेजन के वन का परसेंटेज। आगे देखो, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति। देखो, पहली जो वन नीति आई थी वो तो 1952 में आई थी, पहली वन नीति। यहां पूछा है नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1952 के बाद जो नई वन नीति घोषणा आई थी जिसमें बताया गया 33% होना चाहिए, तो नई वन नीति घोषणा की थी, कब की थी? 1988 में की थी जी, 1988 में। सी ऑप्शन सही रहेगा, 1988 में। 1988 में। ठीक है, 1988 में। चलो आगे बढ़ो, अभी बहुत सवाल है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ये अक्सर आ जाते हैं आपके पेपर में, वन सर्वेक्षण। देखो, यूपी पुलिस के लिए वन, कृषि, पशुपालन, ये इम्पोर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश वालों, ये जरूरी है देश के लिए भी, देश के हिसाब से भी, और उत्तर प्रदेश की जीके के हिसाब से भी। इन पे तो विशेष फोकस करना है आपको। सिलेबस में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में अलग से लिखा है कृषि वगैरह के बारे में। ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है। वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में पड़ता है, देहरादून में। देहरादून में याद रह जाएगा। देहरादून में IM में भी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आगे देखो, भारत में वन अनुसंधान संस्थान, सर्वेक्षण वाला भी और अनुसंधान। अनुसंधान को अंग्रेजी में बोलते हैं रिसर्च, रिसर्च करना। तो अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में ही है। सी ऑप्शन सही रहेगा, देहरादून में ही है, देहरादून में। सी ऑप्शन रहेगा सही। हाँ ठीक है, बिल्कुल। आगे देखो, अगला सवाल, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में ही है, ध्यान रखना, सवाल में ही जवाब छिपा है। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? क्या 2 वर्ष, क्या 3 वर्ष, क्या 5 वर्ष, क्या 6 वर्ष? 29 का ए आया है पहले अरविंद धनकर के नाम से, बहुत बढ़िया भाई। आशीष तोमर बरवाला ने सी लिखा है, रजत कुमार ने ए लिखा है, कुछ ने सी लिखा है, तो AC हो गया है। इतनी सर्दी में AC क्यों बना रहे हो? ठंड लग जाएगी। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हमेशा 2 साल के अंतराल पर रिपोर्ट आती है, 2 साल के अंतराल पे। पहली बार 2021 में आई थी, और हम लोग 2021 के हिसाब से ही पढ़ते हैं वन रिपोर्ट, कितने वन है कितने नहीं है, 2021 के हिसाब से। उसके बाद 2023 में आनी थी, जिसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होते ही फिर आपको 2023 के हिसाब से पढ़ना है चीज़ें को। ठीक है जी, तो 2021 के हिसाब से हम पढ़ते हैं वन रिपोर्ट। अगले सवाल पे आओ, 2 वर्ष के अंतराल पे होती है। आगे देखो, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। देखो, एक तो यहाँ क्षेत्रफल दे दिया आप लोगों को, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है हमारे भारत का। के कितने प्रतिशत भाग पर वन व वृक्ष दोनों की बात हुई है? वन और वृक्ष दोनों की बात हुई है। वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। वन को आप जानते हो, वन जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ वगैरह भी होती है, वन्य जीव मिलते हैं, खेती वगैरह कम होती है, उसे वन बोलेंगे। और वृक्ष हो गए जो जगह जगह मिलते हैं वृक्ष। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस होती है कि आराम से 2-3 खेत आप कर सकते हो, खेती कर सकते हो। तो ये वृक्ष का आवरण है और ये वनों का आवरण है, दोनों को मिलाएंगे तो बैठेगा 24.16%। 24.16%। यहाँ तो आपसे सवाल में परसेंटेज में पूछा, अगर आपको वर्ग किलोमीटर में पूछता तो 32,87,263 का 24% निकाल लेना। 32,87,263 का जब आप 24% निकालोगे, वैसे तो 24.16 है, लेकिन मैथ्स में पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, मैथ्स में अंदाजे से कर लेते हैं। आप इसको 24.1 ही है, 24.2 या खाली 24 ही मान लो, 24 के हिसाब से लगा लो, 24 के हिसाब से। जब परसेंटेज निकालोगे तो 1-2 अंक छोड़ के दशमलव यहाँ लगेगी, यानी इसके साथ गुना करनी। देखो 24 दूनी 48, 24 ती 72, यही कर लो गुणा। 24 ती 72 बैठ रहा है, 72 बैठ रहा है ना। और 24 दूनी 48, यहाँ से भी कम से कम कुछ शेष फल तो बचेगा, कम से कम 4-5 शेष फल तो आएगा। तो 4 इसमें जोड़ दो, 76। ठीक है, तो लगभग ऑप्शन से पहचान लोगे फिर यहाँ पे, जिस ऑप्शन में 7,06,000 कुछ होगा, 7,60,62,000 कुछ होगा, उतना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। फिर ऑप्शन देख कर आराम से पहचान लोगे। ये मैथ्स की भी ट्रिक बता दी मैंने तुम्हें, मैथ्स में कैसे कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से पेपर के लिए। 24.16, अगर आपको वर्ग किलोमीटर पूछे तो लगभग 7 लाख 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर करीब बैठेगा 24%। ठीक है, अंदाजा लगाना होता है पेपर में, मैथ्स के पेपर में सवाल सही करने के लिए। आगे देखो, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, बताओ। देश में वन क्षेत्र, इसको तो बता सकते हो आप सभी। हाँ, फॉर्म भर दो तुम भी अपना। हाँ जी बताओ, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सभी को पता है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद जो वन है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर उड़ीसा में वन है, उड़ीसा में। और अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ कि परसेंटेज के हिसाब से किस में है, तो फिर मेघालय में है सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से मेघालय में है, वैसे मध्य प्रदेश में है। आगे देखो, ये जो बच्चे बीच बीच में क्लास छोड़ के जा रहे हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, जरूरी है क्लास। अगर देखनी ही नहीं है तो बात अलग है फिर। अगला सवाल है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष, क्या, अच्छा, सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई है? तो वन नीति की जो घोषणा की गई है भाई 1952 में की गई है, 1952 में वन नीति की घोषणा। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। चलो आप लोग मुझसे एक प्रॉमिस करो, जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, तो मुझसे भी, अपने आप से भी, जिस ईश्वर को मानते हो उससे भी, और अगर आपने ये प्रॉमिस तोड़ा तो वो जो ईश्वर है, वो जो शक्ति है जो आपको आशीर्वाद दे रही है, वो नाराज़ हो जाएगी। आप लोगों को प्रॉमिस ये करना है कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप कहीं ना कहीं एक पेड़ जरूर लगाओगे। एक पेड़ लगाना है, बस एक पेड़। ठीक है, नौकरी लगने के बाद कभी भी लगा देना, एक पेड़ कहीं भी लगा देना, और उसका संरक्षण भी करना है। ऐसा नहीं कि प्रॉमिस किया था लगाने का और लगा के छोड़ दिया, उसको पालना भी है। ठीक है, यह आपके देश के प्रति, इस हवा के प्रति, आने वाली जनरेशन के प्रति एक बहुत बड़ा योगदान होगा। 1952 में। आगे लिखो, आगे देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना
कब की गई थी? क्या 1981 में, क्या 1983 में, 1985 में, 1988 में? हुई थी 1983 में। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना 1983 में हुई थी, 1983 में। आगे देखो, भारत में अति सघन वन की बात अगर मैं करता हूं, अति सघन का वन मतलब जो घिनके होते हैं, जिनके बीच जगह कम होती है। अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? जिस राज्य में पाया जाता है वो क्या है? किस राज्य में पाया जाता है? आर्यन राठी जाट बोल रहे हैं, बस इतनी सी बात। हाँ, ये आपको इतनी सी बात लग रही है, लेकिन जब जिम्मेदारी ली जाती है ना, तब वो बात अपने आप बड़ी हो जाती है। तो आपको ये इतनी सी बात पूरी करनी है, ठीक है? आपको प्रॉमिस करना है। अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और एक बात बताऊं, जब आपकी नौकरी लग जाएगी और जब आप एक काम करोगे तो मैं भी खुद लगाऊंगा आप लोगों के साथ मिलकर के। आगे देखो, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है? तो मैंग्रोव पाई जाती है जी कहां, बताओ? सभी को पता है? गुरु जी मैंने तो अभी लगा दी है, बहुत बढ़िया। किसी न किसी दिन उस वृक्ष का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। तो मैंग्रोव पाए जाते हैं भाई सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा पे मैंग्रोव वनस्पति मिलती है, सुंदरवन डेल्टा पे, ठीक है? बहुत बढ़िया। आगे देखो, चलो 36वें सवाल, थोड़े ही रह गए अब तो बस। भारत में चंदन की लकड़ी के वन, चंदन के नाम से एक मूवी बहुत फेमस हुई है, पुष्पा है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है, मैं फायर ठीक है? तो चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ कहाँ मिलते हैं चंदन की लकड़ी के वन? क्या कह रहे हो? पुष्पा के घर पे चंदन की लकड़ी के वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जी, देखो ध्यान से, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी मिलती है। नीलगिरी, नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम है जी डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा कैसे याद रखोगे? नीलगिरी की पहाड़ियों पे जो चंदन के वृक्ष मिलते हैं ना, जब पुलिस उनके पीछे पड़ गई तो पुलिस वालों ने वो बोला कि बेट्टा दौड़, जितना दौड़ सकता है उतना दौड़। तो फिर बेट्टा दौड़ा, ठीक है? चंदन की लकड़ी ले करके बेट्टा दौड़ा, ठीक है? तो नीलगिरी की पहाड़ी की ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। हाँ, आगे देखो, गोवा राज्य की राजधानी पणजी। अब ये कुछ सवाल मैंने लिया है कि किस नदी के किनारे कौन कौन से शहर है। एक दो सवाल यहां से भी बन जाता है, इस टॉपिक से भी, टॉपिक चेंज हो गया है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी, पणजी की बात हो रही है, किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा में। कहां तक भागेगा जब पुलिस में हो जाओगे ना, फिर जिसका तुम पीछा करोगे उसको बोलना कहां तक भागेगा, भाग। गोवा राज्य की राजधानी पणजी, पणजी पड़ती है बी, मांडवी। ये मांडवी ध्यान रखना, मांडवी नदी गोवा राज्य में है, गोवा में है मांडवी, और इसी के किनारे पड़ता है गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है? आगे देखो, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। अब तो है तो ये श्रीनगर ही, लद्दाख भी अलग हो गया अब इससे। किस नदी के तट पर है? किस पर है? झेलम, डी ऑप्शन डी। आगे देखो, उज्जैन, एमपी में पड़ता है उज्जैन, किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे? नर्मदा या तवा? तवा रोटी, तापी होगा ये। तवा क्या होता है? तापी, छिपरा, छिपरा नदी के किनारे है उज्जैन, छिपरा के उज्जैन। अगला सवाल, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जवाब आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। ऑफिशियल सचिन क्या है, अचवान,
ऑफिशियल सचिन अचवान। भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले काम सब्सक्राइब करने का कर दो और फिर जवाब दे दो। नासिक किस नदी के किनारे है? नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक। अब अंदाजा लगाओ, महानदी तो ऊपर चली जाती है, महाराष्ट्र से कौन सी नदी बहेगी? गोदावरी नदी। डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे लाडलो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग 2 घंटे की क्लास में जुड़ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जो है, अच्छा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप मेरा धन्यवाद करो कि मैंने आपको 40 सवाल करा दिया आज भी। ठीक, तो क्लास हो गई है पूरी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ। जो आपने प्रॉमिस किया अपने आप से उसको ध्यान भी रखना है, प्रॉमिस तोड़ना नहीं है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में अब मात्र 1 महीना ही रह गया है। मैदान जंग होने वाली है आप लोगों की 18 फरवरी को। आप लोगों के लिए चक्रव्यूह रच रखा है सरकार ने, आपको चक्रव्यूह तोड़ना है। आप सारे मेरे अभिमन्यु हो। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी चीज़ होगी कल। अब एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।